हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए और अभी तक हम 26 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 2 होगी एंड टोटल में ये आपका वीडियो नंबर 27 होगी। अगर अभी तक आपने पहले वाली 26 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें कि मैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आप उनको जाके जरूर देख लीजिएगा। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर और पेड कोर्स में आपको एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के नाम से फोल्डर मिल ही जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या आपका कोई जूनियर सीनियर इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, गेट एग्जाम की या फिर कोई भी PGT एग्जाम क्यों ना हो, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी, ये जो 26 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप आपने डाउनलोड करनी है। तो देखिए, सबसे पहला ये है, जब आप पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसमें आपको यहाँ पे जाना है फ्री स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में। जैसे ही आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा CSIR नेट PYQ सीरीज। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज इस पे क्लिक करने के बाद, यानी कि ये फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी सेकंड स्लाइड है और ये हमारी थर्ड स्लाइड है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे PDFs नजर आना स्टार्ट हो गई होगी। PYQ, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग 1, केमिकल बॉन्डिंग 2, 3, एसिड बेस। जिस ऑर्डर में लेक्चर लगे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको PDFs मिल जाएंगी। ओके, उसके अलावा अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के डेमो लेक्चर्स देखने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, ऐप डाउनलोड करनी है। ये ऐप डाउनलोड हुई, इस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स शो हो जाएंगे, तो आप नेट का कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, CSIR नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई भी। उसके बाद आपको यहाँ व्यू डेमो पे क्लिक करना है ना। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद व्यू डेमो पे क्लिक कीजिएगा। व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद आपको ये सबसे पहला फोल्डर नजर आ रहा है, डेमो वीडियोज एंड टेस्ट। डेमो वीडियोज एंड टेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो दो टॉपिक अभी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट अवेलेबल है, एप ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट अवेलेबल है। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इन सभी के लिए आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू एक्सेस मिलेगा। वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जून 2017 तक के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दिसंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज रिलेटेड टू हेलिकल कायरलिटी। तो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में भी, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, अगर आप अबव से बिलो क्लॉकवाइज जाएंगे तो +P कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप अबव से बिलो क्लॉकवाइज जाएंगे तो +P कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कह रहे कि ये जो कंपाउंड है ये कायरल होगा और साथ के साथ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन P होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कंपाउंड अकायरल नहीं, हेलिकल कायरलिटी इसके अंदर होती है, हटा दो, अकायरल नहीं होगा। M कॉन्फ़िगरेशन तब होती जब आप अबव से बिलो एंटी क्लॉकवाइज जाते। M स्टैंड फॉर माइनस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द मिथाइल ग्रुप इन द फ्लोइंग कंपाउंड। इसमें जो ये वाला मिथाइल दिख रहा है Me और ये वाला जो Me दिख रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टोपोसिटी। ये टोपोसिटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर मैं यहां से एक एक्सिस पास करता हूं इसके अंदर से और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करता हूं
अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करता हूं, देखो ये जो पीएच आपको यहां बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा है, ये आपका अबव द प्लेन हो जाएगा और ये अबव वाला जो है वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि यहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर किसी के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ये जो आपको दिख रहा है MEA और ये दोनों मिथाइल जो है ये आपका होमोटॉपिक होंगे, ये दोनों आपका होमोटॉपिक होंगे, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अगर यहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा 3 को, है ना। अमंग द स्ट्रक्चर्स गिवन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आपको बनाना है इसका, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं भाई, मोस्ट स्टेबल भी बनाना है, ये भी अबव है, ये भी अबव है और ये भी अबव है, यहां तीनों अबव है। ठीक है, देखो ये आपका बिलो है, ये आपका बिलो है, दो बिलो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों को अबव रखना है। इस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कीजिए, ये आपका बिलो है, ये आपका अबव है, ये आपका अबव है, तो तीनों के तीनों अबव होने चाहिए, इसको भी हटाइए। अब देखो यहां पे ये भी अबव है, ये भी अबव है और ये भी अबव है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट या 3 में से एक होगा। स्टूडेंट अब आपको ये बोला गया कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपको बताना है, मोस्ट स्टेबल। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं CH3 की, तो यहां पे 1 आपका 2 यानी कि ये इसके साथ भी डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, 1 2 3, और यहां मिथाइल मिथाइल के बीच में भी डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे। इसी प्रकार ये वाला जो मिथाइल होगा ये इस हाइड्रोजन के साथ भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो यहां पे देखो दो मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे है, इसका मतलब दिस इज नॉट सो स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि जितने आप मिथाइल ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे लाएंगे उतने ज्यादा ही डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, उतनी ही अनस्टेबिलिटी कंपाउंड में आएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहां पे सिर्फ एक मिथाइल ही आपको कहां दिखाई दे रहा है, एक्सियल पोजीशन पे। तो यहां पे जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन हाइड्रोजन के साथ होंगे और वो सिर्फ 2 होंगे। इसलिए अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 और 4 तो इसीलिए एलिमिनेट हो गए कि तीनों अबव द प्लेन होने चाहिए, यहां सिर्फ 2 ही अबव द प्लेन थे, मतलब इसमें तो 2 बिलो थे, एक ही अबव था, इसमें 2 अबव थे, इन दोनों में ही 3-3 अबव हैं, बट यहां पे डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा है, इस वजह से ये अनस्टेबल होगा और ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इन द फ्लोइंग कंपाउंड स्टीरियोकेमिकल, इसमें आपको HA और HB के बीच में रिलेशन। स्टूडेंट अगेन सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। ये आपको जो पूरा सिस्टम नजर आ रहा है, ये जो पूरा सिस्टम नजर आ रहा है, इसकी एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या इसकी एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है? अगर इसकी एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है तो अब देखो, जब आप HA की जगह ड्यूटेरियम लगाएंगे, HB की जगह ड्यूटेरियम लगाएंगे, तो यहां पे जो पेयर आएंगे वो दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स होंगे तो ये दोनों आपका जो प्रोटॉन होंगे वो डायास्टीरियोट्रोपिक होंगे, ये डायास्टीरियोटोपिक होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट लगेगा, कोई भी डिफरेंट आपकी यहां पे कहानी नहीं आएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कन्फर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो कन्फर्मेशन दिया गया है इसको आप कैसे बना के दिखाएंगे, देखिएगा। ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया एंड यहाँ पे आपका CH3 हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप पीछे वाले को देखेंगे तो आपको ये CH3 कैसा दिखाई दे रहा है, अपोज। देखो ये वाला CH3, ये वाला CH3 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो CH3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज एक्स कॉन्फर्मेशन। ये क्या आएगा भाई, आपका एक्स कॉन्फर्मेशन आएगा। एक्स का कॉन्फर्मेशन आ गया, ये न्यू, इसका हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया। इसकी बात करेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा,
ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया। अब देखो इसके एंटी पे प्रोटॉन को रखा गया है, अब इसके एंटी पे प्रोटॉन को रखा गया है। अगर ऊपर की तरफ प्रोटॉन हो गया तो एक जगह आपका CH3 यहां आ जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपका Y का न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब सबसे पहली जो बात यहां पे की गई है, X, ये देखो सारी बातें छोड़ते हैं, पहले C और D स्टेटमेंट को देखिए। क्या C और D स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? मिथाइल ग्रुप इन एक्स के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है, क्या वो एक दूसरे के एंटी हैं? यस, साफ साफ नजर आ रहा है एक दूसरे के एंटी है, तो इसका मतलब सी बिल्कुल करेक्ट है। मिथाइल ग्रुप इन वाई आर गोज, क्या ये गोज है क्या? यस, 60 डिग्री का एंगल इनके बीच में, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा ऑप्शन आप देखिए जहां पे सी और डी दोनों आ रहे हों। तो ये रहा जी आपका सी और ये रहा जी आपका डी, सी और डी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4, ए करेक्ट होगा। क्या एक्स ज्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एंटी है, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। यहां पे आपको ब्यूटेन गोज इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ए जो है, एक्स जो है वो आपका मोर स्टेबल होगा वाई से, एक्स आपका ज्यादा स्टेबल होगा वाई से, इसलिए इसको हटा दीजिए। ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यूज। ए वैल्यूज बेसिकली है वो हमें यही बताती है भाई, आपने यहां पे ये कोई एक्स ग्रुप लगाया, वो कितना ज्यादा जो है डाइएक्सियल इंटरेक्शन दिखाएगा। सबसे बड़ा देखो इनमें से साइज में कौन सा है? पीएच, पूरी फिनाइल रिंग है। अगर आप देखेंगे पीएच का मतलब पूरी फिनाइल रिंग है, काफी बल्की ग्रुप है ये। अगर आपने इसको यहां पे पीएच को लगाया तो ये सबसे ज्यादा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। सबसे ज्यादा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन किसके होने वाले हैं? पीएच के, और पीएच के साथ सबसे ज्यादा। तो पीएच तो यहां पे भी दिखाई दे रहा है और पीएच तो आपका यहां पे भी दिखाई दे रहा है, दोनों जगह पीएच। इसका मतलब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब बात आती है CH3 की और CN की। अगर आप बात करेंगे CH3 की, स्टूडेंट जो आपका CH3 होता है ना वो टेट्राहेड्रल होता है। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो वहां पे ज्यादा डाइएक्सियल इंटरेक्शन, देखो ये आपका कार्बन हो गया, कार्बन, इस कार्बन पे मान लेते हैं एक प्रोटॉन यहां पे है, एक प्रोटॉन यहां पे है और एक प्रोटॉन मान लेते हैं कि यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगी एज कंपेयर टू CN। तो ये पूरा एक ऑर्डर है, ऑर्डर लिखवाया जाता है आपको। पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, CN की सबसे कम होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पे आपसे ए वैल्यू पूछा गया है। ए वैल्यू वही होती है भाई, जितनी ज्यादा रिपल्सन होगी उतनी ज्यादा ए वैल्यू होगी, जितना ज्यादा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे उतनी ज्यादा आपका ए वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे, आइडेंटिफाई 2 इनैंशियोमर्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। इनमें से आपको यह बताना है कि 2 इनैंशियोमर कौन कौन से होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आप इनको अगर आसानी से देखना चाहते हैं तो आप इनको जो है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं तो काफी आसानी हो जाएगी। देखिए अब CH3 ये आपका अबोव द प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। अगर अबोव द प्लेन हो तो, और आपका ये अगर अबोव द प्लेन हो तो BR आपका राइट में आएगा, यानी कि वेज वाला राइट में आएगा, डैश वाला यहां पे आएगा। इस ग्रुप की अगर बात करते हैं, इस ग्रुप में ये बिलो द प्लेन है तो ये वाला ग्रुप कहां चला जाएगा भाई? आपका लेफ्ट में चला जाएगा। अगर बिलो द प्लेन है तो लेफ्ट में चला जाएगा। ये आपका BR आ गया और ये आपका CH3। दिस इज फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकंड और थर्ड को सभी को बना लीजिए। तो यहां पे देखिए ये अबोव द प्लेन है तो हाइड्रोजन जो वेज वाला होगा उसको राइट में रखेंगे, ये हाइड्रोजन, ये आपका CH3, ये आपका BR। ओके, उसके बाद देखो ये बिलो द प्लेन है तो CH3 चला जाएगा आपका यहां। ठीक है, BR आपका आएगा यहां और यह आएगा हाइड्रोजन। अब मुझे देखना भाई बी को इस जैसा बनाना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था स्टूडेंट, इवन इंटरचेंज, है ना, इवन इंटरचेंज। इस CH3 को यहां लेके जाना है, पहले इन दोनों को चेंज कर दो, BR यहां आ जाएगा और उसके बाद आप तीसरे से रिप्लेस कर देना 2 बार। यानी कि देखो
पहले इन दोनों को रिप्लेस करोगे, Br यहां पे आ गया, यहां CH3 आएगा, उस CH3 को मैंने ऊपर रख दिया और मैं प्रोटॉन को नीचे ले आया, ये हो गया इवन इंटरचेंज। और इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। तो B आ गया जी, ये क्या आ गया, B ये। अब अगर आपसे पूछा जाए A और B क्या है, A और B के बीच में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस। देखो A और B क्या होंगे, पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, और यहां पे दोनों में POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपका दो कंपाउंड मिरर इमेज हो, POS प्रेजेंट हो, तो वो दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, होमोमर्स, आइडेंटिकल होते हैं। तो A और B यहां पे आइडेंटिकल होंगे, इसलिए इसको तो तुरंत हटा दो। आपसे पूछा गया कि इनैंशियोमर्स बताओ क्या होंगे स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूं C को, मैं आपको बना के दिखाता हूं कि C आपको कैसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये रहा, तो CH3 अबव द प्लेन है, तो प्रोटॉन आपका यहां राइट में आ जाएगा वेज वाला, और ये आपका यहां आ जाएगा, प्रोटॉन आपका यहां आ जाएगा, Br आपका यहां आ जाएगा, और ये आपका CH3। अब अगर बात की जाए A की रिलेशन C के साथ बताओ क्या होगी भाई, A की रिलेशन C के साथ। एक की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देखो ये Br राइट में है, यहां पे भी राइट में है, बट एक जब भी ऐसा दिखाई दे एक की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, दूसरे की चेंज हो रही है, वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। तो A और C अगर आपसे पूछता तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपका आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिए डायास्टीरियोमर्स होंगे, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। अब मैं D और बना देता हूं, फिर सारी क्लियरिटी हमारे पास आ जाएगी। डी को भी चलो मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा डी आ गया जी, डी ध्यान से देखिएगा। CH3 नीचे की तरफ है, Br आपका यहां आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन। उसके बाद देखो CH3 ये बिलो द प्लेन है, तो ये CH3 चला जाएगा यहां पे, ये Br आ जाएगा यहां पे, और ये आपका हाइड्रोजन। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं जैसा बनाना पड़ेगा। इन्हीं जैसे कैसे बनेगा, वही इवन इंटरचेंज कर दीजिए, इवन इंटरचेंज कीजिए फटाफट से। तो देखो ये आपका Br यहां पे आ गया जी, ये एज इट इज सब कुछ, पहले आपने CH3 और Br को चेंज किया, तो ये Br यहां आ गया, ये प्रोटॉन यहां आ गया, और ये CH3 आपका यहां आ गया। दिस इज D। यही D का एक फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम है D का फॉर्मेट। अब आप देख लीजिए, अब आपके पास आ गया ऑप्शन B और D। B और D क्या है भाई, B और D, इसमें देखो B ये था, Br लेफ्ट में है, Br लेफ्ट में, एक की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, दूसरे की चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गए, ये भी डायास्टीरियोमर्स होंगे। क्या होंगे भाई, डायास्टीरियोमर्स होंगे। तो इसका मतलब इसको भी हटा देते हैं। वैसे तो हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4, C और D। अब देखिए स्टूडेंट, देखो अगर यहां पे देखा जाए, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? यस। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं है। क्या ये दोनों इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हैं? यस। और जो भी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होती हैं वही आपका इनैंशियोमर्स होते हैं। इसलिए C एंड D ये क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्लास में भी आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, पहली बात तो चेयर फॉर्म ही मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन होगा। अगर इन दोनों को आप यहां रखेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसलिए दिस इज नॉट मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। यहां पे जो मिथाइल होता है उसको एक्सियल पोजीशन पे रखना पड़ता है ताकि यहां पे इनके बीच में रिपल्सन कम हो। हालांकि डाइएक्सियल इंटरेक्शन जरूर होंगे मिथाइल आने की वजह से, बट उनकी वजह से इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी इनके रिपल्सन की वजह से आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्लास में भी आपको सेम टू सेम मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा भाई, ये आपका ट्रिकी है, याद रखने वाला क्वेश्चन है ना। द हाइड्रोकार्बन अमंग द फ्लोइंग हैविंग कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड, एक चेयर फॉर्म हो, पहली चेयर फॉर्म हो, दूसरी बोट फॉर्म आए, और तीसरी फिर से चेयर फॉर्म आए। ऐसा कहां पे पॉसिबल है, ऐसा कहां पे पॉसिबल है? किस हाइड्रोकार्बन में एक चेयर फॉर्म, एक बोट, दोनों बोट फॉर्म आ जाए, मतलब बीच वाली बोट फॉर्म हो और आपका चेयर। तो ऐसा पॉसिबल है ऑप्शन नंबर 4 में। ये इसका आप चेयर कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं। यहां पे देखो
इस ये दोनों एंटी दिखाई दे रहे, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। इसके अपोजिट वाला बिलो द प्लेन, अब ये बोट फॉर्म बनेगी और ये आपका चेयर फॉर्म बनेगी। स्टूडेंट इसमें मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चेयर बोट चेयर, तो ये वाली पेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम कर लेते हैं। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ नियोमेंथोल, नियोमेंथोल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा? स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर वैसे तो मैंने यहाँ पे लिया भी हुआ है रेफरेंस, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मिथाइल आपका यहाँ अबव द प्लेन होता है, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे OH होता है और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल होता है। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ नियोमेंथोल, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होती है नियोमेंथोल की। तो इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आप कैसे बना सकते हैं, ये आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आप कैसे बनाएंगे। देखिए अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, 1 नंबर बोलता हूं इसको, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इसको मुझे कहां पे रखना पड़ेगा? इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, दिस इज हमारा नंबर 1 हो गया। उसके बाद 2 पे कुछ नहीं है, 2, उसके बाद ये आपका 3 आ गया। इस OH को मुझे कहां रखना पड़ेगा? देखो इस OH को आप कहां रखेंगे बिलो द प्लेन लाने के लिए? यहां पे। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और 4 नंबर P बिलो द प्लेन आना चाहिए। तो दिस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये, तो ये आपका यहाँ पे बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे आपको मिनिमम डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। CH3 एंड आइसोप्रोपाइल दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे OH एक्सियल, बाकी दोनों इक्वेटोरियल। कह रहा OH इक्वेटोरियल पे आएगा? नहीं जी। OH एक्सियल पे आएगा? यस। आइसोप्रोपाइल इक्वेटोरियल पे आएगा? यस। मिथाइल इक्वेटोरियल पे आएगा? यस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम आ गए हैं। आपसे पूछा गया है जो डी राइबोज होता है उसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। स्टूडेंट दिस इज डी राइबोज, ये आपका ऑप्शन नंबर, ये कार्बन नंबर 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ऑक्सीजन को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखो ये भी कार्बन है, इस कार्बन पे डायरेक्ट OH लगा हुआ है, इस कार्बन पे कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये तो चलो मैं अलग कलर यूज करता हूं प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। सेकंड प्रायोरिटी यहाँ, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ। स्टूडेंट अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो उसके लिए ट्रिक होती है HCS। क्या होती है ट्रिक? HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है और 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। क्या आएगी? S कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जो थर्ड नंबर कार्बन की फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 से 2, 2 से 3 आपका क्लॉकवाइज है, इसका मतलब जो 3 नंबर होगा, 3 नंबर कार्बन, दैट इज S कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? S कॉन्फ़िगरेशन। आइए हम कार्बन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, ये देखिए इससे नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन भी है और OH भी है। यहाँ पे कार्बन OH तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी यहाँ और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी यहाँ। तो 1 2 3 की डायरेक्शन कैसी आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 4 की R कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 4 की R कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए 3 जो है वो S होगा और 4 जो है आपका R होगा। B इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट इसका? B इज द करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर का B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्या कहा गया है। अब देखो इसमें है ना नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। 1, चलो इसको देख लेते हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। तो इसको निकालना तो बड़ा आसान है। पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? देखो ये कार्बन भी है, कार्बन की बहुत लंबी चेन है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इथाइल को, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो 6 आपका S होगा। क्या होगा? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो 6th आपका S।
6R है, 6R है, इसको आप तुरंत हटा दीजिए, इसको आप तुरंत हटा दीजिए। 6S है एंड 6S है, ठीक है। अब बात आती है 3 नंबर की, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये इसमें ना थोड़ा सा रिएजेंट की केमिस्ट्री का रोल है। इन्होंने ये बताया कि ये देखो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, दिस इज हाइड्राइड डोनर, तो इस हाइड्राइड ने अटैक किया होगा इसके ऊपर। अब इन्होंने बना के दिया आपको प्रोडक्ट में कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है। अब अगर ये बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है ना स्टूडेंट, इससे हमें एक हिंट पता लगा, अगर इस H ने बिलो द प्लेन से अटैक किया, इसका मतलब ये जो Me है ना, ये अबव द प्लेन रहा होगा। और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, इस रिपल्सन को कम करने के लिए वो आपका क्या आया होगा, बिलो द प्लेन से आया होगा। बस ये था मेन पॉइंट यहां पे समझने वाला। अब 3 नंबर की बतानी जी, बड़ी आसानी से बता देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, क्योंकि यहां पे इससे नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है। सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। क्या आ रही है भाई आपका 1, 1 मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। डैश पे है, और 1 से 2 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आएगा, S आएगा भाई। ये भी क्या आएगा आपका, S आएगा ये भी। तो यहां पे इसका भी S कॉन्फ़िगरेशन 3B क्या आएगा आपका, S। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों कैसे होंगे, S। ये Me अबव द प्लेन होगा, इसीलिए इसने क्या किया, बिलो द प्लेन से अटैक किया है। तो अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। ये स्टूडेंट डेकालीन्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेनेशन दी थी। सिस और ट्रांस डेकालीन के बारे में बताना है। क्या सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्या ट्रांस से, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर नॉर्मल डेकालीन्स हैं तो वहां पे ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। यस, क्या आएगा, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन। क्या ट्रांस में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि ट्रांस में नहीं, सिस में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल होती है। अगर आपके पास सिस डेकालीन है तो वहां पे रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, B एंड D इज करेक्ट आंसर। B एंड D इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा भाई, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोइंग मॉलिक्यूल। तो क्या यहां पे आपको देखो, क्या यहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, मुझे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। देखो क्यों, क्योंकि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता भाई, है ना, ऐसे ये रहा। तो एक अंगूठा मेरा यहाँ पे है, और दूसरा अंगूठा जो दिखाया गया है यहाँ पे वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन नहीं है ना। अगर यहाँ पे आप इस प्लेन की बात करते, ये वाला जो प्लेन है, अगर यहाँ पे Br होता और यहाँ पे ना होता तो हम बोल सकते थे कि यस यहाँ पे POS प्रेजेंट है। तो अब ये कह रहे हैं ये अकायरल इसलिए क्योंकि यहाँ पे POS प्रेजेंट है, बट यहाँ तो कोई POS है ही नहीं। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या, क्या यहाँ पे कोई, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। कैसे भाई, यहां से आप यहां से यहां गए, ठीक है, आपको सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, यहां गए सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, यहां गए ठीक है, यहां गए ठीक है, यहां ऊपर की तरफ गए तो यहां नीचे की तरफ जाना चाहिए था, तब आपको COS मिलती, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये बात पक्का कि ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, कायरल होगा। क्या ये कायरल एक्सिस की वजह से कायरल है क्या, नहीं। कायरल एक्सिस आपको बाइफिनाइल सिस्टम हो गया, अलीन सिस्टम हो गया, स्पायरो सिस्टम हो गया, वहां पे देखने को मिलती है। यहां पे आपको कायरल प्लेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कायरल प्लेन। तो इसमें जो कायरलिटी का रीजन है, दैट इज कायरलिटी, प्लेनर कायरलिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भाई। यहां पे आपसे RS नोमेनक्लेचर पूछा गया। कितना आसान टॉपिक होता है RS नोमेनक्लेचर वाला भाई, बहुत ही इजी, अगर आपको CIP रूल का आइडिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ नंबर हो गया, और ये आपका 6th नंबर हो गया। ठीक है, आइए इसको फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो 5 नंबर वाले को ही देख लेते हैं कि ये क्या आएगी जी, इसकी क्या कहानी बनेगी। यहाँ पे अगर ये बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी देखिएगा किसको देंगे भाई। ये देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसमें बेसिकली 3 बोल सकते हैं इसको।
अब इसमें प्रायोरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि अब किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक मिनट भाई, हम 6 इसको देख लेते हैं पहले 6 नंबर को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू बनेगा। अब इनमें से देखो किसको प्रायोरिटी दोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इसको, उसके बाद देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, इसके ऊपर सिर्फ ये लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरा बल्कि। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको। तो 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होती तो एस, अब क्या आएगी आर। तो 6 का क्या आएगा स्टूडेंट आर, ये भी आर एंड ये भी आर, इन दोनों का क्या देखने को मिल रहा है आपको आर एंड आर। ठीक है, इसलिए इसको हटा देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। अब 5 का आर होगा या एस होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे नेमिंग किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। नो इसका तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो कर लिया फिर क्वेश्चन बड़ा आसान। ये जो कार्बन है इसके ऊपर 1 2 3 ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन पे इसको ना डबल बॉन्ड को भी ऐसे ही मान लेते हैं भाई कि 2 ग्रुप लगे होंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसी को जाएगी, थर्ड नहीं, इसके पास जो कार्बन है ना, सॉरी यस, देखिए भाई ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सही है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ना उसके ऊपर ऑक्सीजन थोड़े नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ना, उस कार्बन पे ऑक्सीजन है। तो ये देखो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो वेज पे है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब 5 का आपका एस आएगा। क्या आएगा 5 का एस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम कर लेते हैं भाई। ये कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है एंड आपको लेंथ गिवन है पोलरीमीटर की, एंड आपको जो है रोटेशन भी गिवन है ना, ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है -3 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन आपको बतानी है। तो थीटा इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इनटू में सी इनटू में एल। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो आपका लेंथ है वो डेसीमीटर में होनी चाहिए और कंसंट्रेशन आपका ग्राम पर ml में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये -3 डिग्री हो गया। ये स्पेसिफिक रोटेशन हमें निकालनी है, कंसंट्रेशन ग्राम नहीं है मिलीग्राम है, इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 और ये ml है ही, तो 1 आ गया। ये कंसंट्रेशन 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 0.5 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डेसिमल और ये डेसिमल दोनों जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 5 से। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगी दैट इज -60 डिग्री। क्या आएगी भाई आपका -60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, द टू बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स दिस। देखो अब अगर यहां बात की जाए ना, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर आप इसको पूरे मॉलिक्यूल को यहां से इस पीएच को हाफ हाफ कट करता हुआ, इस पूरे मॉलिक्यूल को हाफ हाफ कट करता हुआ एक प्लेन है जो इस HA को रिफ्लेक्ट करेगा HB पे, जो HA को रिफ्लेक्ट करेगा HB पे। अगर रिफ्लेक्शन आ रही है स्टूडेंट, अगर रिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब फिर वो इनएंशियोटॉपिक होंगे। क्या होंगे, अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो क्या होंगे इनएंशियोटॉपिक। तो जो फर्स्ट में जो दोनों आपको ये दिख रहे हैं, दिस आर इनएंशियोटॉपिक। क्या होगा इनएंशियोटॉपिक। फर्स्ट इनएंशियोटॉपिक यहाँ पे है और दोनों यहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद देखो इसकी कुछ न कुछ कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, आर या एस जो भी है ना। अब पहली बात तो यहाँ POS तो प्रेजेंट है नहीं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं। जैसे यहाँ पे हमने कट कर दिया इसलिए कि ये भी अबोव द प्लेन था, ये भी अबोव द प्लेन था, यहाँ तो है नहीं। और ये देखो अब ये जो बनेगा ना, ये बनेगा डायास्टीरियोट्रोपिक। क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। यहाँ पे जब आप डी रखोगे अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और जब HB की जगह डी रखोगे अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसका मतलब फर्स्ट जो सेकंड है वो डायास्टीरियोटॉपिक होगा, जो सेकंड वाले वो डायास्टीरियोटॉपिक होंगे, एंड फर्स्ट आपका इनएंशियोटॉपिक होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा भाई। स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन, ये आपका एक डायोन गिवन है आपको,
है ना, दिस इज बेंज, नहीं वो तो नहीं है ये, दिस इज डायोन, और इससे ये बन गया जी ये, ठीक है। अब पहली बात ये देखिएगा यहाँ पे 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ रहा है ना, जो क्याउ है, क्याउ इन 100% डायस्टीरियो स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस। 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस कैसे आ सकता है? 90 इसका लिया, 10 इसका लिया, तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना हुआ? इसका 10 इसके 10 को काटेगा तो कितना हुआ? 80% इनेंशियोमेरिक एक्सेस हुआ। बट इसलिए इस ऑप्शन को तो तुरंत हटा दो, 80% लिखा। यहाँ पे भी 90-10 है, 80% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आया, इसको तो तुरंत हटा दो। इसका मतलब ए और सी तो नहीं होंगे। और दूसरी बात बोला गया फेवरिंग आर आर कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आर आर। देखो यहाँ पे 95 है और 5 है, 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी आपका 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा, सही बात है। अब आपको देखना आर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ, दोनों की आर आर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो देखो इसका 90, इसी का तो आएगा ना 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे नजर आ रही है आपको भाई? वेज पे, और 1 2 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये आर आ गया, और इसको भी निकाल के देख लो चाहे आप इसको, ये भी आपका आर ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ये सॉरी, ये आपका अब क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ओ एच को जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ, और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पे दोनों आर आर आ रहे हैं, और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। पहले बात तो 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस होना चाहिए, वो आपका बी और डी में पॉसिबल है। उसके बाद फेवरिंग आर आर, जिसका 90% इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ रहा है ना, वो आर आर कॉन्फ़िगरेशन को शो करे। तो यहां पे देखो ये आर आर कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, इसको निकाल के देख लेना, आर आर नहीं आएगी, इसलिए इसको हटा दीजिए। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। तो होप कि आप सभी को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया, एज इट इज सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगेन आप देख सकते हैं, यहां से आपका एक प्लेन पास होगा, इसको हाफ कट करेगा, इस मॉलिक्यूल को हाफ कट करेगा, एच ए की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी एच बी पे। जब भी आपको एच ए के रिफ्लेक्शन दिखाई दे एच बी पे, इसका मतलब वो इनेंशियोटॉपिक होंगे। क्या होंगे? इनेंशियोटॉपिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, गोच कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन क्या होता है जी? 1 2 3, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, और इसकी गोच फॉर्म बनाओ, उसके बारे में कमेंट करो। कह रहा है, ठीक है बना लेते हैं जी फटाफट से। तो ये देखो जी आपका कुछ इस टाइप से इसकी, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार अगर आप यहां से देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल चाहिए, ये हो गया जी, एंड आपका ये हो गया, और साथ में आपका ये हो गया। तो ये गोच फॉर्म है। तो क्या यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं, यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर की एंटी फॉर्म होती तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होती, हटा दीजिए। ये कह रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल, अरे ये तो भाई आपका कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां पे प्रेजेंट हो वो तो अकायरल होते, वो कैसे होते हैं? अकायरल होते हैं, हटाओ। तो करेक्ट आंसर क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 2, कि ये कायरल होगा, क्योंकि ना POS ना COS, बट यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। यहाँ पे आपका, आप इसको अगर रोटेट करते हैं तो यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी इस टाइप का एक वर्जन में आपको पहले वाली क्लास में करवा चुका हूं, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 1 2 डाइफ्लोरोइथेन, क्या बताया था स्टूडेंट मैंने? अगर देखो वहां पे तो OH और फ्लोरीन था, क्या था? OH एंड फ्लोरीन था, इसलिए मैंने क्या बोला? एंटी फॉर्म नहीं, गोच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन पता है क्या इसके पीछे? देखो, जब आप, इसका मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है पहले भी। अगर आप ये देखो, मैं एक बार ऑप्शन नंबर 2 दिखाता हूं आपको कि क्यों नहीं। इसका देखो, आप क्या बना लो? चेयर फॉर्म बना लो, मतलब इसका इसको बोलते हैं साहोर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये रहा,
मैं एक बार एंटी का बना के दिखा रहा हूं आपको, फिर बात करेंगे, ठीक है। ये फ्लोरीन आ गया, यह हाइड्रोजन यहाँ पे और यह हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एंटी, ओके। दूसरी बात, अगर मैं यहीं पे एक आपको गोज फॉर्म का बना के दिखाता हूं, आपको खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहां देखिएगा, अब देखो इसमें आपका एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, ये फ्लोरीन यहां पे आएगा और ये आपका ये रहा। अब आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा, अगर ये सिग्मा है तो यहां क्या है जी आपका सिग्मा स्टार। क्या अब ये वाला जो फ्लोरीन, क्या ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सीएफ का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब सीएफ का बॉन्ड, और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाना जाता, देने के लिए नहीं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिग्मा है तो ये सिग्मा स्टार है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला डोनेशन इजिली पॉसिबल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार डोनेशन पॉसिबल है, जिससे सिस्टम की एनर्जी कम होती है और आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी को गोज इफेक्ट बोलते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, याद हो तो, है ना। वो जो पूछा था ना किसमें किसमें बी वाला कॉन्फर्मेशन ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगी, तो मैंने फ्लोरीन बताया था पहले वाली क्लास में, आप देख लीजिएगा। तो इससे ये बात समझ में आती है, जो ये फ्लोरीन आप देख पा रहे हैं, इसकी एंटीफॉर्म मोस्ट स्टेबल नहीं होती, गोज होती है। तो इसलिए इसको हटा दो एंड इसको हटा दो, क्योंकि ये एंटी है। यहाँ पे ये गोज फॉर्म है, यहाँ पे ये गोज है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंटी है ना, इसकी भी एंटी, क्योंकि डायोल, मैंने डायोल के बारे में बात की थी, मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गोज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एंटी, एज कंपेयर टू एंटी। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोज इंटरेक्शन का जो की वजह से जो एनर्जी होती है आपका, वो 0.9 किलो कैलोरी मर डेल्टा जी की वैल्यू बता दीजिए। बहुत सिंपल है, डिफरेंस बताना है क्या है। देखो भाई, जब दोनों इक्वेटोरियल हैं, देखो इसमें क्या बोला, दोनों को इक्वेटोरियल बनाइए। कैसे बनेंगे? ये वाला एम ई अबव द प्लेन, ये वाला आपका बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे तो कोई गोज इंटरेक्शन नहीं है, जीरो गोज इंटरेक्शन है। बट जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे, अब कम से कम एक को तो आपने क्या बनाना पड़ेगा भाई, देखना दोनों अबव कैसे हो सकते हैं। अब यहां पे आप अगर देखेंगे, एक एम ई को अबव द प्लेन बनाया तो ये एम ई हो गया, और एक एम ई को अबव द प्लेन बनाया। अब जैसे ही एक एम ई अबव द प्लेन आया तो ये 1, ये 2 और ये 3, यहां पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक डाइएक्सियल इंटरेक्शन ये रहा, उसके बाद 1 2 3 एक डाइएक्सियल इंटरेक्शन ये रहा। तो यहां पे दो डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे। डाइएक्सियल इंटरेक्शन को ही गोज ब्यूटेन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो दो होंगे, तो एक की वजह से 0.9 और दो की वजह से कितना हो जाएगा आपका 1.8। कितना? 1.8। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है इनके कॉन्फर्मेशंस क्या क्या होंगे भाई। 1 का क्या होगा, तो इसको तो आप बिलो द प्लेन मानेंगे, ठीक है, CH3 को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी पीछे वाले को, और ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या आ गया? S। फर्स्ट क्या आ गया? S। तो ये हटा दो जी, ये हटा दो, फर्स्ट S आएगा। उसके बाद ये देखो, ये अबव द प्लेन आएगा हाइड्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? यहाँ पे इस कार्बन पे दो मिथाइल लगे हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है। इसका मतलब ये भी S होगा। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? S। फर्स्ट भी S होगा और सेकंड भी S होगा, SS होगा। इसलिए D इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। HA और HB के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट है जो इस HA और HB को बाइसेक्ट करेगा, इस Br को Br का रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो HA और HB बाइसेक्ट हो रहे हैं। जब भी बाइसेक्शन हो, इसका मतलब डाया स्टीरियो। तो ये क्या हो रहे हैं? आपका बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? आपका बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्शन है यहाँ पे, है ना। और Br1 एंड आपका Br2 ये क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बाइसेक्शन की वजह से क्या आता है? डाया स्टीरियोट्रोपिक
एंड रिफ्लेक्शन की वजह से इनएंशोटोपिक। तो HA और HB होंगे डायस्टीरियोटोपिक, BR1 एंड BR2 होंगे इनएंशोटोपिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये कह रहे हैं अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर टू अराइल प्रोपेनोइक एसिड इज दिस। देखो, जब 90% ऑप्टिकल प्योरिटी है तो जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन आती है वो 135 डिग्री आती है। अगर 100% बिल्कुल प्योर की बात करोगे तो वो कितनी आ जाएगी भाई आपका? तो वो कितनी आ जाएगी आपका? 135 की यहां पे 90 आ जाएगा और यहां पे आपका 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 पे गया 1 और ये 15, तो कितनी आ गई? 150 डिग्री। 150 डिग्री आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 घंटे के लिए। जब हमने इसको क्या किया, 1 घंटे के लिए हमने जब इसको रखा, बेस के साथ ट्रीट किया, तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपका 120 डिग्री हो गई। द ऑप्टिकल प्योरिटी रिड्यूस्ड टू 40% इन 3 घंटे, और तीन घंटे में 40% रिड्यूस हो गई। तो आप बता, पहली बात तो आपको बतानी है कि 1 घंटे के बाद ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी। इफ सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी आफ्टर 3 आवर्स। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो, अब हमें यह पता लग गया इनिशियली उसकी जो जब वो 100% प्योर है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 150 डिग्री है, ठीक है। 1 घंटे के बाद कितने का चेंज हुआ है, मतलब कितनी हो गई? 120। कितने से? 150 से। कितने परसेंट का चेंज आया भाई? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये देखो 3 पे 4 पे जाएगा, 3 पे 5 पे जाएगा, ये आपका 2 आ गया, तो कितना? 80%। कितना हो गया भाई? 1 घंटे के बाद जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हुआ है वो 150 से 120 हो गई, मतलब 80% चेंज हो गई, है ना। समझ में आ रही है बात? 80% वो आपका चेंज हो गई, ऐसा बोला जा सकता है इसको। ओके, तो यहां पे आपको 80% यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 80% यहां पे भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये कह रहा है भाई 3 घंटे के बाद वो 40% तक रिड्यूस हो गई, है ना। तो देखो 40% तक रिड्यूस हो गई, 150 का 40% तक रिड्यूस हो गई। अब यहां पे 100% थी, तो 40% तक रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा कि वो 60, है ना। कितनी? 40% रिड्यूस होने का मतलब है इसका 40% ले लो बस। अप टू थोड़ी नहीं बोला है, इज रिड्यूस टू, अप टू नहीं बोला। इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 90% ऑप्टिकल प्योरिटी गिवन थी, आपने 100% निकाल ली तो 150 आया। 1 घंटे के बाद वो 120 हो गई, तो कितने का चेंज हुआ? ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी बची है अब? तो 80% बची है, क्योंकि 100% 150 पे थी, 120 हो गया, मतलब 80% प्योरिटी बची है। उसके बाद 3 घंटे के बाद ये इन्होंने कहा खुद कि वो 40% रिड्यूस हो गई, तो 150 का अगर आप 40% लेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल कंपाउंड हैविंग आर इनएंशियोमर है आपका 60% इनएंशियोमेरिक एक्सिस, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, वो 90 डिग्री है। अगर सैंपल का 135 डिग्री है तो आर और एस का आपको बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि आर इनएंशियोमेरिक एक्सिस में है 60%, तो 60% कोई इनएंशियोमेरिक एक्सिस में कैसे आ सकता है? पहले तो इसी चीज को समझना है भाई, 60% इनएंशियोमेरिक एक्सिस में कैसे आ सकता है उसके बारे में बात करनी है। तो भाई ये मान लेते हैं आर है और ये मान लेते हैं आपका एस है, तो ये 60% इनएंशियोमेरिक एक्सिस में है। तो ये देखो, ये रहा हो 100%, या 100% तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, है ना। तो 60, ये 100% और ये आपका 40%, तो 16% इनएंशियोमेरिक एक्सिस आ सकता है। अगर ये 100% हो, 100% वैसे तो भाई बात बननी नहीं चाहिए 100% के बारे में, तो इसमें देखो आप ऐसे कर सकते हैं। एक चीज तो पहली बात, जब 60% इनएंशियोमेरिक एक्सिस है तब स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? 90 डिग्री। और 100% पे कितनी आ जाएगी? 100% पे तो क्या करो, 60 90 डिवाइड बाई ये रहा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 15, तो कितनी आ गई? अगेन
कितनी आ गई? तो भाई जो प्योर है ना, प्योर जो आपका प्योर सैंपल है आर, भाई जब वो 60% एनेंशियोमेरिक एक्सिस में था तब उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 90 डिग्री थी। अगर वो 100% आर ही प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो गई? आर की 150 डिग्री। तो आर की स्पेसिफिक रोटेशन अगर प्लस 150 डिग्री है तो एस की कितनी होगी? माइनस 150 डिग्री होगी। और सॉल्यूशन क्या आपको गिवन है? वही वाला फार्मूला लगा दो भाई, है ना। यानी कि सॉल्यूशन की कितनी गिवन आपका? माइनस 135 डिग्री, और इसकी परसेंटेज हमने मान ली 100। एक्स की आर का मान लेते हैं भाई, आपने एक्स आर की परसेंट मान ली एक्स कि आर एक्स परसेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो एस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पे देखो एक्स की मल्टीप्लाई कर दो 150 से, प्लस में माइनस 150 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस एक्स से। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है माइनस 13,500, ये आएगा 150 और 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300 एक्स आएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 15,000। ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1500 इज इक्वल टू 300 एक्स, और ये इससे काटोगे तो 5। तो आर जो है वो 5% है। आर कितना है? आर कितना है? 5%। तो एक्स कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दो 95%। रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा? 1:19। कितना आ जाएगा? 1:19। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई। जरा आपको यहाँ पे आरएस नोमेनक्लेचर के साथ आईयूपीएसी नेम भी बताना है, तो देखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन ही निकाल लो 3 पे। तो किस साइड से देखोगे भाई? 3, 1 2 3 4 आ रहा है यहां से, तो यहां से नेमिंग करेंगे। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड एंड आपका थर्ड, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, ये भी कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। ये यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी। 2, ये 3 और 4। फर्स्ट प्रायोरिटी कहां पे नजर आ रही है भाई आपको? सॉरी, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे और एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन। 3 वाले की कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, आर वालों को हटा दो, तो ये एस, ये एस। उसके बाद प्रोपाइल 2। अब देखो भाई, अब ये बात है कि फंक्शनल ग्रुप तो यही है ओइक एसिड, तो यहां पे भी ओइक एसिड है, यहां पे भी ओइक एसिड है। अब यहां पे किसका नेम यूज किया जाएगा पहले? तो यहां पे देखो भाई, इसके बाद जो है कहां से आपने स्टार्ट करना है, इनमें से एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बनाना पड़ेगा। तो 3, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी भाई। क्या मिलेगी आपको? ये आपका मतलब यहाँ पे आपका 3 तो था ही, 3 तो ये हो गया था, 4 5 6। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए चेन का जो हिस्सा बनेगा, ये 3 था, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो 5 पे एनोइक एसिड जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे? तो ये देख लो भाई, ये कायरल एटम है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं और sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये आपका बेसिकली कायरल एटम है, और जो भी कायरल एटम होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ए तो पक्का ही आएगा, ठीक है जी। ए। सी में देखो, सी में क्या, ये ए टाइप का हो गया, अलग है, ये बी टाइप का हो गया, ये सी टाइप का, और एक यहाँ पे हो गया लोन पेयर। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और चारों के चारों एटम डिफरेंट है ना। तो दिस इज ऑल्सो कायरल एटम, इसको भी कायरल एटम बोलेंगे। तो ये भी होगा भाई, सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं। स्टूडेंट जब आप इसको वेज डैश में कन्वर्ट करके देखेंगे ना, करके देख लीजिए चाहे, सॉरी फिशर में, तो ये आपका CH2OH ऊपर की तरफ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे और वेज डैश वाला यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे की तरफ है, तो ये आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसके अंदर, यहां से देखो ये POS, इसके अंदर POS है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ए को हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। ए और सी ही आपका ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, इस जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी सी देर पहले करवाया, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो मैं फटाफट से बता देता हूं। अब देखो, ये भी कार्बन है,
ये भी कार्बन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे एंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट का आर, तो ये राजी आर और ये राजी आर, इसका मतलब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को ज्यादा आ जाएगी, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, फोर्थ प्रायोरिटी इस पे एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी वाइज पे 1 2 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आर आएगा। तो क्या होगा, 4 का भी आर आ जाएगा, 4 का भी आर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का डिस्कशन करते हैं। बाइफिनाइल सिस्टम है, बाइफिनाइल सिस्टम में मैंने बताया था आपको एक्सियल कायरलिटी होती है, तो इसके अंदर जो कायरलिटी आई है वो कायरल एक्सिस की वजह से आई है। ठीक है, ये देखो ये अबव द प्लेन, अबव से बिलो जा रहे हो, अबव से बिलो जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज एम हेलिकल कायरलिटी। तो ए का टू और सी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ए का 2 एंड सी का फोर्थ। ये क्या भाई, दिस इज साइक्लो, इसको क्या बोला जाता है पता है, दिस इज ट्रांस, ये पहले बात तो ट्रांस है, और ये आपका साइक्लो ओक्ट-इन है, ओक्ट-इन है। तो भाई जो साइक्लो ट्रांस ओक्ट-इन होता है ना, इसमें आपको प्लेनर कायरलिटी देखने को मिलती है। कौन सी, आपको प्लेनर कायरलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिएगा भाई, इनके बीच में क्या रिलेशन है। आरएस नोमेनक्लेचर से निकाल लोगे तो ज्यादा आसान है भाई, इसको देख लो पहले बस। मेन तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे इसको गई, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे एक इसको गई, थर्ड प्रायोरिटी इसको गई, फोर्थ प्रायोरिटी रहा। तो फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे 1 2 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये आर है, आर। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के निकाल सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। तो ऊपर वाला आर था तो ये एस है, ऊपर वाला आर था ये एस है। अब देखना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वाइज पे 1 डैश पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्या आर, ये भी आर, ये भी आर। यहां पे इसको देख लेना चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी अब जाएगी इसको, एक मिनट रुकिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे। फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेज पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज एस, आर आर है, एस एस है, दीज आर प्योरली आइडेंटिकल। क्या ये आपका आइडेंटिकल होंगे, क्या है आइडेंटिकल। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का डिस्कशन करते हैं। आपसे पूछा गया भाई मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बता दो, मोस्ट स्टेबल। तो भाई देखो एंटी फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, बस कुछ देखने की नीड नहीं है। हालांकि जून 2023 में जो क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। जून 2023 में जो क्वेश्चन आया था ना, पूरा निकालने वाला, देखो निकाल सकते हो एक एक चीज। यहां देखो एम ई और बी आर के बीच में, बी आर और बी आर के बीच में, एम ई के बीच में ब्यूटेन गोज इंटरेक्शन है। एम ई का वैल्यू दे रखा 3.3 किलो, ये किलो जूल पर मोल में, वहां पे किलो कैलोरी पर मोल में था, तो 3.3। उसके बाद मिथाइल और बी आर का कितना दे रखा है 0.8, और बी आर का कितना दे रखा है 3। ऐड कर लो तो इसमें भाई 11, ये रहा 7.1 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसमें देखो सिर्फ एक ये रहा और एक ये रहा, 2 मिथाइल वाले आ रहे हैं, इसका मतलब कितनी हो जाएगी 1.6, इसमें सबसे कम। इसमें देखोगे एक बी आर और एक मिथाइल, तो बी आर और मिथाइल कितना हो जाएगा 3.3 एंड 30, तो कितना हो गया भाई आपका 6.3। इसमें देखो एक आपका क्या आ गया जी, यहाँ पे आपका बी आर और मिथाइल, ठीक है, तो ये आ गया जी, एक बी आर आ गया और एक और बी आर मिथाइल आ गया, तो कितना 16 एंड आपका ये रहा। तो सबसे कम कहां पे आ रही है एनर्जी इसके अंदर, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांस 1 टर्ट ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यस, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। 1 पे टार्ट ब्यूटाइल लगा रखा है भाई, लो जी टार्ट ब्यूटाइल 1 पे, ये 1, ये 2, ये 3 पे क्या लगा रखा है मिथाइल, ये रहा जी मिथाइल। अब आपको बताना है ट्रांस होने चाहिए, ट्रांस का मतलब इसको अबव द प्लेन अगर आप बना रहे हो तो इसको बिलो द प्लेन बनाओ। तो भाई इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन आपको बताना है,
तो स्टूडेंट देखो ये मेरा 1 नंबर, इसको मैं मान लेता हूं 1 नंबर, तो मुझे ये वाला ग्रुप यहां पे लगाना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे, ये 2 ये 3। अगर इसको अबोव द प्लेन लगाया तो इसको बिलो द प्लेन लगाना ही पड़ेगा। तो बिलो द प्लेन का मतलब क्या है, ये वाला इसको एक्सियल पे नहीं लगा सकते, नहीं तो ज्यादा डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हो करेगा। तो भाई जो इन्होंने पूछा कार्बन नंबर 1 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां पे, इक्वेटोरियल पे, कहां पे, इक्वेटोरियल पे, और दूसरे वाले को कहां पे, एक्सियल पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की क्लास नंबर 2 थी। स्टीरियो केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इतने प्रीवियस ईयर करके चले जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, ऐप को डाउनलोड कर लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में तो ऐप को डाउनलोड कर लो, डेमो लेक्चर्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे अब आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, इनके क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। सारी ऑर्गेनिक कोशिश करेंगे कि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंप्लीट करें। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।